आज अपने टॉपिक है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोडिंग फॉर माउंटिंग एक्सेसरीज और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल और इंटरनल एंड पावर वायरिंग एंड वोल्टेज ड्रॉप रिलेटेड रूल। तो आज कुछ नियमों के बारे में अपन यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से रूल का हमें वायरिंग करते समय ध्यान रखना है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटिंग एक्सेसरीज की कि माउंटिंग एक्सेसरीज क्या है और इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले माउंटिंग एक्सेसरीज में आपके जो आता है वो आता है आपका वुडन बोर्ड, या आप बोल सकते हो उसे एक वुड बोर्ड। जो भी बोर्ड आपके जिसके ऊपर हमारी सारी एक्सेसरीज जैसे आपका स्विच लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, ये सारी चीजें क्या है कि आपके बोर्ड के ऊपर लगाई जाती है, तो इसलिए इनको माउंटिंग एक्सेसरी बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जो आपके बोर्ड होते हैं वो भी आपने देखे होंगे अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होते हैं और अलग अलग आकार के भी होते हैं। कहीं आपने गोल भी देखे होंगे और नॉर्मली जो हम घरों में यूज करते हैं वो आपके चौकोट होते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ बोर्ड की साइज दी हुई है जो कि आपके स्टैंडर्ड साइज है। सामान्यतः इसी साइज के आपको बोर्ड अवेलेबल होंगे, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हो जैसे 4x4 सबसे छोटा बोर्ड जो आता है आपका 4x4 का होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच, ये 4 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी होगी। दूसरा साइज आपका है 6x4। अच्छा, अब देखो हमारी जो बुक में है ये स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 100x100। तो जब आप 100 को इंच में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये लगभग 4 इंच के आसपास ही होगा। तो आप इन इन स्पेसिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से याद करना है और ये आपको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि अगर 4x4 है तो उसका मतलब क्या होगा, 100x100 में होगा। ठीक है ना। तो आप इंच में याद कर लीजिए, में निकाल लीजिए, या में याद कर लीजिए, इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं जो सामान्यतः अपने यूज करते हैं, आप मार्केट में जाके जब बोर्ड खरीदने जाओगे तो वहां आपको नहीं, वहां पर आपको इंच बताना होगा। तो इसलिए मैं भी आपको इंच में बता रहा हूँ, आप बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना के अंदर। ये इसी सीरीज के अंदर चल रहे हैं, ये इसी सीरीज के अंदर ऊपर की ओर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 4x4 का, दूसरा 6x4 का, 6x8 का, 8x10 का, 10x12 का। सामान्यतः ये बोर्ड हम जनरली ज्यादा यूज करते हैं। अभी जो भी हम एक्सेसरीज या वायरिंग करते हैं तब तो इसका ज्यादा यूज होता है। बाकी और भी बड़े साइज के हो सकते हैं जिनकी साइज आपको यहाँ दिख रही होगी। ये देखिए ये सारे साइज दिए हुए इसके अलग अलग साइज में, ये स्टैंडर्ड साइज है और इसी के बोर्ड मिलेंगे। अच्छा, ये तो होगी लंबाई और चौड़ाई की बात, मगर अब बात होती है इनकी मोटाई की। तो ये आपके जो स्विच बोर्ड, नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं, इनका जो मोटाई होती है वो सामान्यतः 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए इसकी। या आप बोल सकते हो कि 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए। और अगर आपने कब्जेदार बोर्ड यूज करे हैं जिसके अंदर फाटक सिस्टम है ना, फाटक लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर 65 से 68 के बीच में उसकी मोटाई चाहिए, है ना। इससे कम मोटाई आपकी नहीं हो सकती वहां पर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है इसमें। इसी तरह से गोल गोल आपके बोर्ड भी आते हैं, तो उनके साइज भी यहाँ दिए हुए हैं कि गोल बोर्ड में किस साइज के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसका व्यास दिया हुआ है और ये उनकी मोटाई दी हुई है। तो 75 इंटू 25, 75 इंटू 40, है ना, 90 इंटू 25,
ये सारी आपके इनके साइज दी हुई है, तो ये साइज भी आप को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये गोल बोर्ड की साइज दी हुई है, और ये आपके जो वर्गाकार या आयताकार बोर्ड है उनकी साइज दी हुई है। अब देखो इस बोर्ड पे हम कोई भी एक्सेसरीज इंस्टॉल करते हैं या माउंट करते हैं, यानी लगाते हैं इसके ऊपर, तो इसको लगाने के भी कुछ इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि उन नियमों को आपको पालना करनी है जब भी आप इनको लगा रहे हो, है ना। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, या आप बोल सकते हो नियम दिए हुए हैं। तो बोर्ड बोर्ड पर उपसाधनों को लगाने आरोहण करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत संहिता की संशोधित, ठीक है ना, जो लगाने के नियम है उनकी, वो नियम यहाँ बताए हुए कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या है इसके अंदर कि किसी भी बोर्ड के ऊपर आप सीलिंग रोज, ब्रैकेट या पेंडेंट होल्डर या जो भी आप एक्सेसरीज लगा रहे हो, तो उसकी जो ब्लॉक, जो आपकी लकड़ी के बोर्ड की, हाँ किसी को कुछ बोलना है? कुछ हुआ है क्या? ठीक है, तो जो भी बोर्ड पे आप ये एक्सेसरीज लगा रहे हो उसकी गहराई आपको मिनिमम 4 सेंटीमीटर रखनी है। पहला नियम आपका ये बोलता है कि 4 सेंटीमीटर या 40 mm से कम मोटाई का आपका बोर्ड नहीं होना चाहिए अगर आप कोई भी एक्सेसरीज उसके ऊपर इस प्रकार की होल्डर या ब्रैकेट लगा रहे हो या सीलिंग रोज लगा रहे हो तो, ठीक है ना। दूसरा आपका है कि जहां पर हम स्विच लगा रहे हैं, रेगुलेटर लगा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो वो बोर्ड जो है वो कठोर लकड़ी का होना चाहिए, यानी नरम लकड़ी का नहीं होगे, हार्ड जो आपकी बोर्ड आती है उसका होना चाहिए। और उस लकड़ी के बोर्ड को वार्निश किया हुआ होना चाहिए चारों तरफ से, है ना। तो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि सिंपल बोर्ड ले लिया उसे बना लिया और उसको डायरेक्ट यूज कर लिया, उसको वार्निश करना भी वहां पर जरूरी है। वार्निश क्यों करते हैं? ताकि वहां पर कुछ नमी वगैरह रहे, तो उसके कारण अगर लकड़ी में कोई नमी है तो उसके कारण आपके एक्सेसरीज में लीकेज करंट प्रवाहित ना हो, या ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जितने भी आपके बोर्ड होते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ एक लाल रंग के कोटेड होते हैं, उसके अंदर हल्के हल्के से रेडिश कलर के आपके बोर्ड आते हैं, तो वो वार्निश के कलर के कारण ही आपका वो इस रंग का होता है बोर्ड। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि किसी भी बोर्ड के सिरे के 2.5 सेंटीमीटर के अंदर आपके अगर कोई भी बोर्ड है उसके किनारे के 2.5 सेंटीमीटर के किनारे पे कोई भी आपको एक्सेसरीज उसके अंदर इंस्टॉल नहीं करनी है। जितनी भी एक्सेसरीज होगी वो आपके बोर्ड के 2.5 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, किनारों से दूरी के ऊपर, यानी मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी एक्सेसरीज लगानी है तो इस किनारे से कम आपको 2.5 सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से इस किनारे से भी आपको 2.5 सेंटीमीटर की, इस इधर से भी 2.5 सेंटीमीटर, यानी आप जब भी एक्सेसरीज लगा रहे हैं तो एक अंदर, जिस तरह से आप ड्राइंग शीट बनाते हो ना उस तरह से इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेखाएं खींचकर फिर आप इसकी एक्सेसरीज जो भी है आप इंस्टॉल करो इसके अंदर। जैसे आपको सीलिंग रोज इंस्टॉल करना है या आपको स्विच इंस्टॉल करना है, तो ये आप इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या बोलती है, वह पैनल के छेद जिसके द्वारा पैनल लगाया जाता है वो किसी भी सिरे से 1.3 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होने चाहिए। यानी इस बोर्ड को आपको लगाना है तो उसके लिए आपको जो आप स्विच, आप जो छेद करते हैं उसके अंदर, उनकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी 1.3 सेंटीमीटर
की दूरी होगी, जैसे एक यहाँ लगा है ना, एक यहाँ लगा, तो इस किनारे से इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। स्विच बोर्ड जो भी है आपका, वो सतह से 1.25 मीटर ऊपर होना चाहिए। आपके घरों के अंदर जितने भी स्विच बोर्ड है, आपके फर्श से कम 2.5 मीटर ऊंचे होने चाहिए। अगर इससे नीचे कोई आप अगर स्विच बोर्ड लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपको बंद बक्से वाले या लॉकिंग स्विच आते हैं आजकल, जिनके क्या होते हैं, जैसे ही आप पिन हटाओगे, उनके पिनों के आगे क्या आ जाएगा, कवर आ जाता है, बंद हो जाते हैं। या आपको ऐसे स्विच लगाने जो बाहर से बंद हो जाते हैं, यानी उसके बाहर कोई दरवाजा हो ऐसा बंद हो जाए, तो ऐसे बंद बक्से वाले या लॉकिंग प्रणाली वाले स्विच बोर्ड आपको वहां लगाने हैं। अच्छा, जितने भी आपको कब्जेदार पैनल आप लगाते हो कहीं पे, जहां आपको दरवाजे होते हैं बाहर और अंदर आपकी एक्सेसरीज लगती है, जैसे कि अंदर आपके फ्यूज यूनिट वगैरह लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो कब्जे हैं, जो आपके पैनल के जो दरवाजे हैं, वो बैकेलाइट के या एक अटूट कांच आता है जिसको बोलते हैं नॉट ब्रेकेबल ग्लास, उसके या लकड़ी के आपके उसके दरवाजे आपको लगाने हैं। बैटरी स्टोरेज के पास में खुले टाइप के स्विच बोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये आपको मैंने पहले ही बताया था बैटरी का, जब हमने पढ़ा था कि बैटरी के अंदर, जब बैटरी के आसपास कभी भी ऐसे स्विच, ओपन स्विच नहीं लगाने या ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे आग लगने की संभावना हो, क्योंकि बैटरी से क्या होती है, जहरीली गैसें निकलती है जो कि ज्वलनशील होती है और आग पकड़ लेती है। गैस स्टोव के ऊपर स्विच बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। जहां पे भी आपका गैस का पॉइंट है, वहां पर आपको उसके ऊपर कभी भी स्विच बोर्ड नहीं लगाना है। बाथरूम या वॉशिंग मशीन के लिए बोर्ड वॉशिंग मशीन के पास 2.5 मीटर की दूरी पे लगाना है, यानी सतह से आपको जो जहां पे भी गीला रहता है या आपका बाथरूम है जहां वॉशिंग मशीन आप लगाते हैं, वहां पर आपको स्विच बोर्ड क्या करना है, थोड़ा हाइट पे रखना है, ताकि वहां पर कोई छोटे बच्चे उसके पहुंच में ना आ सके। बोर्ड के अंदर जब आप कनेक्शन कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कनेक्शन लीड आपस में एक दूसरे को इंटरक्रॉस ना करे। आपको ऐसे वायरिंग करनी है, मैक्सिमम ऐसे कनेक्शन लीड्स लगानी है कि वो कम से कम इंटरक्रॉस करें आपस के अंदर, ताकि क्या होगी, मान लो कभी इंसुलेशन का फेलियर हो तो वो आपस में शॉर्ट ना हो। अच्छा, यहाँ पर अब बताया हुआ है कि केबल को जब डिटरमाइन फॉर द होल साइज अकॉर्डिंग टू केबल साइज एंड नंबर ऑफ केबल, यानी अब आपका जो बोर्ड है, अब आपको बोर्ड के अंदर जो केबल अंदर प्रवेश करनी है, उसके लिए आपको होल बनाना है, आपको एक छिद्र करना है, तो उसकी साइज निकालने के लिए यहाँ कुछ एक सारणी दी हुई है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कितने साइज का आपको वहां पर ड्रिल लेना है इस वायर को निकालने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी एक्सेसरीज के अंदर आप ऊपर से साइड से ड्रिल करते हो, ऊपर की साइड से, जिसके अंदर से आपका वायर उसके अंदर एंट्री करता है। जैसे ये आपका बोर्ड है, इसके अंदर यहाँ से ऊपर से आपका एंट्री करता है, तो यहाँ एक ड्रिल करना पड़ेगा। तो इस ड्रिल की साइज निकालने के लिए यहाँ सारणी दी है कि आपको किस साइज का ड्रिल लेना होगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ दिखाया हुआ है सबसे पहले कि 1.5 mm का अगर आपका कोई वायर है, ठीक है ना, तो 1.5 mm के वायर के अंदर आपको जो वायर का व्यास होता है, वो आपका सामान्यतः ये होता है 1/1.40, यानी आपका जो 1.5 mm का सिंगल स्ट्रैंड का वायर आएगा, उसकी एक्चुअल जो साइज होगी वो क्या होगी, 1.4 mm² होगी। और अगर वो सिंगल फेज लाइन है, तो उसके लिए आपको जो ड्रिल की साइज लेनी है वो कितनी लेनी होगी, 4.20 mm का आपको, यानी आपको 4.20 mm का ड्रिल लेना है वहां पर। अगर ये 3 फेज लाइन है, तो उसके लिए आपको 5.4
mm का आपको ड्रिल बिट लेना होगा। इसी तरह से अगर आपका 2.5 mm स्क्वायर का अगर आपका केबल है तो एक्चुअल में जो इसकी साइज होती है वो 1.80 होती है। बाकी उसके चारों तरफ क्या होता है आपका इंसुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ड्रिल की जो साइज लेनी है वो 4.6 लेनी है। अगर ये 3 फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 mm का आपको ड्रिल बिट लेना है। तो ये इस तरह से आपको ड्रिल बिट आसानी से निकालने के लिए कुछ यहाँ पर साइजेस दी हुई है। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा कि किस किस साइज के लिए आपके सामान्यतः जो जनरल यूज होते हैं वो 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, ठीक है। सामान्यतः इनका ही यूज आप घरेलू वायरिंग में करते हैं, ठीक है। बाकी जो ऊपर है जैसे 16 mm, 25 mm या 35, 50, ये तो बहुत बड़ी बड़ी साइज की हो जाती है। 25 mm का मतलब तो आपके एक सर्विस लाइन केबल जो डलती बाहर आपके घरों के बाहर देखी होगी आपने, 25 mm की वो केबल होती है। तो वहां हम यूज करते हैं 25 mm की। तो ये सर्विस लाइन केबल है तो इसका अपन सामान्यतः इंडस्ट्रीज में ही यूज करेंगे, घरों में यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम जो यूज होती है ये वाली है साइज है। तो इनको आप देख लेना कि इनमें कितने ड्रिल बिट का साइज आपको यूज करना है। अच्छा, पायलट होल बनाने के लिए मेथड दिया हुआ है। पायलट होल बनाने के लिए हम किन किन एक्सेसरीज का यूज करते हैं। आपके जितने भी वुडन के बोर्ड होते हैं उन पे आपको पायलट स्विच क्यों, पायलट छिद्र क्यों बनाने पड़ते हैं उसका यहाँ बताया हुआ है। देखिए कि कोई भी एक्सेसरीज को हमको वहां लगानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेसरीज को कसने के लिए हमें वहां छेद करना पड़ेगा। तो वहां छेद करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले पायलट होल बनाते हैं। जिससे क्या होता है, आपका स्क्रू जो भी वहां आप कस रहे हो वो आसानी से उसके अंदर चूड़ी चली जाए और आसानी से वो उसके अंदर कसनी आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर पायलट छिद्र का बनाते हैं। तो देखिए पायलट छिद्र बनाने के लिए हम दो उपकरणों का यूज करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। पेच लगाने से पूर्व पायलट छेद का प्रयोग किया जाता है। पायलट छेद से पेच आसानी से लकड़ी व पेच को बिना क्षति पहुंचाए कसे जा सकते हैं। यानी उसमें क्या होगा, आपकी लकड़ी को कम से कम डैमेज होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर स्क्रू को लगाकर या आपके जो भी पेच को लगाकर उसको फिर ठोकोगे हथौड़े से, तो उससे क्या होगा, आपके वहां बोर्ड को नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आपको पेच या आपको स्क्रू लगाना है तो वहां आपको हथौड़े का यूज नहीं करना है। आपको पहले वहां पर क्या करना पड़ेगा, इन जो ये इक्विपमेंट दिए हुए हैं जिमलेट और ब्राउडर, उससे पहले आपको पायलट छेद बनाना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद आपको स्क्रू और वहां पर पेच का यूज करना है। अच्छा, नरम लकड़ी के में पायलट छेद बनाने के लिए हम ब्राउडर का यूज करते हैं। और अगर हार्ड लकड़ी है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, जिमलेट का यूज करेंगे। तो ये दो चीजें हम सामान्यतः पायलट छेद बनाने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों ही डायग्राम दिए हुए हैं। ब्राउडल भी यहाँ दिखाया हुआ है और जिमलेट भी यहाँ दिखाया हुआ है। जिमलेट में की संरचना पहले बताई हुई है। इसके अंदर यहाँ एक आपका छोटा सा चूड़ी होती है और ये तीखा होता है आगे से, और यहाँ पर ड्रिल बिट की तरह ये ऐठा हुआ होता है। अब आपको स्क्रू किस साइज का चुनना है उसके लिए आपको यहाँ बताया हुआ है कि आप जब भी स्क्रू सेलेक्ट करते हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ड्रिल साइज स्क्रू शैंक का व्यास की तुलना में व्यास लगभग 2 mm कम होना चाहिए। यानी आपको जो भी स्क्रू आप वहां चुन रहे हो, है ना, तो आपको ड्रिल जो यूज करना है वहां अगर आप ड्रिल से कर रहे हो तो आपको जो आपका स्क्रू है उसके व्यास से 2 mm कम व्यास वाला जो भी आपका ड्रिल होगा वहां पर आपको ये सेलेक्ट करना है। और अगर आप ड्रिल कर रहे हो उसके अंदर तो नरम लकड़ी के अंदर नरम लकड़ी के अंदर आपको पेच की आधी साइज तक ही आपको वहां पर ड्रिल करना है। और अगर आपके वहां पर हार्ड वुड है, वहां पर कठोर लकड़ी है, तो आपको जितना साइज का आपका स्क्रू है
उतने साइज का वहां पर आपको ड्रिल करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी ड्रिल सिलेक्शन है स्क्रू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ वुड स्क्रू, कास्ट। आपके जो वुडन स्क्रू होते हैं, जो आपके एक्सेसरीज में लगाने में हम सामान्यतः यूज करते हैं, उस वो देखिए उनके द्वारा ही हम एक्सेसरीज या अपने बोर्ड होते हैं वो अपने वहां पर इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो वुडन स्क्रू होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकार हम यहाँ देखते हैं। सर हाँ, ये ड्रिल छेद का मतलब अपन जिमलेट से करने वाले होल से या अपन ड्रिल मशीन से करने वाले होल नहीं से? नहीं, देखिए कहीं पे अगर आप ड्रिल का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप पायलट होल नहीं बना के ड्रिल का यूज कर रहे हो वहां पर, ठीक है, तो आपको हाँ ड्रिल करते समय आपने को जो छेद की साइज रखनी है वो आपको इतनी रखनी है कि आपके वहां पर जो स्क्रू का साइज है उससे 2 mm कम हो, और अगर आपकी सॉफ्ट वुडन है तो आपको उसका हाफ ही छेद करना है। आधा क्या करेगा, स्क्रू को कसते समय आपको उसको अंदर टाइट करना होगा, उससे वो अंदर जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे ठीक आपकी अगर ठीक कठोर लग रही है तो वहां पर क्या आपको पूरा उतनी साइज का आपको छेद करना पड़ेगा, ठीक सर। ठीक है। अब देखिए जो एक्सेसरीज को माउंट करने के लिए या एक्सेसरीज को लगाने के लिए हमारे जितने भी स्क्रू हैं उसके भी अलग अलग प्रकार के स्क्रू हम यहाँ पे वुडन स्क्रू के बारे में देख रहे हैं। तो पहला है आपका खांचेदार शंकुधार शीर्ष कास्ट पेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉटेड काउंटर शंक हेड वुडन स्क्रू। इनके बारे में अपन ने पहले एक बार देखा हुआ है, अपन एक जनरल नॉलेज देखते हैं इसमें कि वायरिंग में हम इन स्क्रूज का कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए इन वायरिंग का उपयोग हम जो लकड़ी के हार्डवेयर होते हैं उनकी फिटिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे लकड़ी के हार्डवेयर से मतलब है आपकी जैसे पहले लकड़ी के बैटन चलते थे, बैटन वायरिंग जहाँ होती थी तो वहां पर आपको जितने भी आपको बैटन लगानी पड़ती थी तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। आपके जितने माउंटिंग बोर्ड हैं उनको आपको इंस्टॉल करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये काउंटर सन टाइप हेड वुडन स्क्रू का उपयोग करेंगे। वैद्युतिक वायरिंग में कास्ट ब्लॉकों, बोर्डों और बैटनों और बिजली उपसाधनों को लगाने के लिए आपके काउंटर संग हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लॉटर राउंड हेड वुडन स्क्रू। ये इस तरह से होता है, इसके अंदर जो इसका सिर होता है वो थोड़ा सा राउंडेड होगा, ठीक है। इसका उपयोग हम बिजली फिटिंग और उपसाधनों को वहां पर इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जहां पर हमारे काउंटर संग टाइप के स्क्रू फिट नहीं आते वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लॉटेड रेज काउंटर संग हेड वुडन स्क्रू। इसके अंदर क्या होता है, ये होता काउंटर संग की टाइप ही है, बस इसमें ये इसका सिरा उभरा हुआ होता है। इसका उपयोग सजावटी बिजली फिटिंग्स लगाने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके जो ये स्क्रू यूज आते हैं उनकी यहाँ पर साइज दी हुई है, इनके भी इनमें पेज नंबर चलते हैं। तो उन पेज नंबर का क्या क्या साइज मार्केट में अवेलेबल है या किस किस साइज के लिए बनाए जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको, उसका डेजिग्नेशन यहाँ आपको दिया हुआ है वुडन स्क्रू के अंदर। तो देखिए टाइप आपने देख ली, तीन टाइप आपने देखे, काउंटर सन है ना, रेज हेड और रेज हेड काउंटर सन टाइप के है ना, राउंड हेड वाले। ये तीनों टाइप के स्क्रू आपके इंडियन साइज में अवेलेबल होंगे। तो देखिए पेज नंबर 0, जैसे डेजिग्नेशन नंबर है आपका 0, अब मार्केट में जाओगे पेज नंबर 0 मेरे को चाहिए, तो पेज नंबर 0 का जो आपका स्क्रू आएगा उसका शेंक का व्यास 1.52 mm आएगा और उनकी जो लंबाई होगी
वो इन लंबाई में अवेलेबल होगा। ये 8 mm की लंबाई में भी अवेलेबल होगा, 10 mm की लंबाई में भी अवेलेबल है और 12 mm की लंबाई में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से ये अलग अलग पेज डेजिग्नेशन यहाँ दिए हुए, पेज नंबर दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका व्यास और ये किन किन लंबाई में अवेलेबल है वो इस सारणी से आप देख सकते हो। तो कभी भी आप जब एक्सरसाइज लगाते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चयन कर सकते हो कि आपको किस साइज का स्क्रू या किस नंबर का स्क्रू यहाँ लगाना पड़ेगा, ताकि आप जब भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो उसमें आप ये इंस्ट्रूमेंट में आप ये कॉस्टिंग लगा सकते हो कि आपको किस एक्सेसरीज पे किस स्क्रू की आवश्यकता होगी और इसकी फिर आपको रेट कंफर्म करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट है आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। अब आपसे सेफ्टी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर नियम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नियमों की हिस्ट्री देखते हैं कि ये नियम कहाँ से बने और किस प्रकार से स्टार्ट हुए हैं हमारे। तो देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स सेफ्टी रिक्वायरमेंट आई नियम 1956, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 37 के तहत बनाए गए थे। यानी आपकी जो आई अधिनियम है वो एक्चुअल में 1910 का अधिनियम आया था आपका। यानी ये अपने स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय कुछ नियम बनाए गए थे। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। हाँ। तो हमारे जो संविधान, हमारा जो संविधान है उसमें अधिकांश जो धाराएं हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो संविधान बनाया गया था उसी के से ली हुई है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय एक 1910 के अंदर एक अधिनियम बना था जिसकी धारा 37 के अंदर हमारे सुरक्षा अधिनियम दिए गए थे। उसी को 1956 में हमारे संविधान में लिया गया। 1956 के अंदर संविधान के अंदर वापस इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। और उन्हीं रूलों को फिर बाद में 2003 के अंदर वापस डेफिनेट यानी वापस परिभाषित किया गया, यानी वापस उनमें कुछ चेंजेस किया गया, ठीक है। तो आपका जब भी आई रूल पूछा जाए कि किस नियम अधिनियम के तहत हम ये सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको वहां बताना है कि अधिनियम तो आपका 1910 है और आई नियम आपका 1956 का है, ठीक है। अब विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम के बाद इसे फिर से परिभाषित किया गया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2010 को 20 सितंबर 2010 में भारतीय विद्युत नियम 1956 के स्थान पर लागू किया गया। यानी जो आपके आई रूल जो 1956 थे उसी की जगह पर वापस 2010 के अंदर वापस आपके नए नियम को नए रूप से परिभाषित करके यहाँ दिया गया है। तो हम मैक्सिमम जो धाराएं फॉलो करते हैं वो 1956 वाले जो रूल है उसी की धाराएं हैं, बस 1910 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कर दिया गया था। 2003 में भी इनमें मॉडिफिकेशन हुआ था और 2010 के अंदर भी इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। तो मेन आपके रूल यहाँ पर आएंगे वो 1956 के रूल, धाराएं जितनी भी है उनके अंदर से ही मैक्सिमम धाराएं ली गई है। एक बार मुझे कंफर्म कर दो आवाज आ रही है क्या, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर नेट बंद हुआ है। आ रही सर, आ रही है। आ रही है ना? आ रही है, हाँ।
तो इस अधिनियम के अंदर 1956 के अधिनियम के अंदर नियम नंबर 32 के अंदर धारा दी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये सेफ्टी से रिलेटेड, ये जितने भी धाराएं अभी हम पढ़ेंगे ये सेफ्टी से रिलेटेड धाराएं हैं, जिनको हमें जब भी वायरिंग करनी है या कहीं पे इंस्टॉलेशन करना है तो इन धाराओं का, इन नियमों का हमें पालना करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है इसके अंदर नियम 32। ये क्या बोलता है, स्विच को हमेशा आपको आपके जो फेज वायर या लाइन वायर होता है उसमें लगाना चाहिए। न्यूट्रल में कोई भी आपको कटआउट या लिंक नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो 1956 का अंदर 32 नंबर का आपकी जो धारा है या नियम है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि हमेशा आपको स्विच जो भी है, कंट्रोलिंग एक्सेसरीज जो भी है, आपको हमेशा लाइव वायर में ही लगानी है, न्यूट्रल के अंदर नहीं लगानी है। न्यूट्रल के अंदर केवल आप एक गैंग स्विच लगा सकते हो, उसके अलावा आपको उसके अंदर, न्यूट्रल के अंदर आपको कोई भी एक्सेसरीज को कंट्रोल करने के लिए आपको न तो कटआउट लगाना है, न लिंक लगाना है, और न आपको वहां पर स्विच लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल 50 जो बोलता है कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई, हाँ कुछ बोल रहे हो सर? गैंग स्विच क्या है? गैंग स्विच आता है एक मैं आपको गैंग स्विच में, चलो आपको एक फोटो दिखा दूंगा। गैंग स्विच जो क्या होते हैं कि एक साथ ऑपरेट होते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे एक साथ सप्लाई बंद करनी होती है, कहीं बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि सारे वायर आपको एक साथ काटने होते हैं, ठीक है ना। फेज आया, न्यूट्रल आया, सारा जैसा हाँ आइसोलेटर तो नहीं सर? आइसोलेटर, हाँ, एज ए आइसोलेटर मान सकते हो उसको। गैंग स्विच से क्या होगा कि 3 या 4 जगह की सप्लाई एक साथ जगह कट जाएगी आपकी, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल 50 जिसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर की ऊर्जा सप्लाई से तब तक सप्लाई नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको निम्न लिखित प्रावधानों को आपने जांच नहीं की हो। पहली जांच क्या है, आपको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में उपयुक्त लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर लगाया न गया हो। तो आपको जब भी ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी है तो आपको ये रूल्स, आपको ये टेस्टिंग करनी है या वहां पर ये जांचना है सबसे पहले कि सबसे पहले क्या जांचना है आपको कि उसकी जो सेकेंडरी साइड है उस पे आपने कोई भी स्विच, लिंक स्विच आता है आपका या लिंक फ्यूज भी आते हैं कहीं कई जगह पे, या सर्किट ब्रेकर जब तक नहीं लगाया है तब तक आपको ट्रांसफार्मर की सप्लाई चालू नहीं करनी है। दूसरा आपका प्रत्येक सर्किट में उपयुक्त कटआउट नहीं लगाया हो, यानी आपके जो भी ट्रांसफार्मर होता है, आपने भी देखा होगा कि आपके जो गलियों के बाहर होता है तो उसमें देखना हमेशा ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है वो हमेशा एक फ्यूज यूनिट से आती है, और कई बार आपकी लाइट जाती है तो बोलते हैं कि फ्यूज जल गया, उसको वापस बांध रहे हैं। तो आपको कभी भी उसकी प्राइमरी साइड में हमेशा फ्यूज यूनिट को इंस्टॉल करना है ताकि वो सेफ्टी कर सके। मान लो हाई वोल्टेज या कभी कुछ आए तो उससे आपकी आगे की सप्लाई की सेफ्टी कर सके। तो आपको पहली चीज लिंक स्विच और सर्किट ब्रेकर सेकेंडरी साइड में लगाना है, और प्राइमरी साइड में आपको कटआउट फ्यूज यूनिट आपको वहां पर लगाने हैं। जितने भी सेकेंडरी साइड में मोटर वगैरह लगी हुई है उन सब के लिए इंडिविजुअल आपको लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर आपको इंडिविजुअली वहां पर लगाने हैं। नेक्स्ट है आपका कोई भी वायर का लाइव वायर का इंसुलेशन ओपन, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी लाइव वायर वहां से प्रॉपर रूप से इंसुलेटेड होना चाहिए। ये सारी जांचें करने के बाद ही आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करना है, सप्लाई देनी है। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ सेफ्टी रूल्स थे। उच्च और अति उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी अगर कहीं पे हाई वोल्टेज आपके आ रहे हैं तो वहां पर आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स का पालना करनी है। तो नियम 63 के अकॉर्डिंग हाई वोल्टेज प्रतिष्ठानों को सक्रिय करने से पहले इंस्पेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है। आपने, मेरे को पता नहीं ये सुना हो या नहीं सुना हो,
कि जितनी भी हाई वोल्टेज लाइन से रिलेटेड अगर कोई सप्लाई है और वहां पर कोई इंस्टॉलेशन हुआ है या वहां पर कोई कनेक्शन हुआ है, तो वहां पर क्या होता है कि कोई आपके सप्लाई चालू करने से पहले वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आरएससीबी वहां पर क्या करता है, अपनी सप्लाई देता है। वो ये सारी जांच होने के पश्चात ही आरएसबी आपको सप्लाई देगी, नहीं तो आपको क्या होगी, वो सप्लाई ऑन नहीं करेगी। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है आपके, हर जगह एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रिक्रूट होता है जो अपने एरिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको जांच करता है कि वहां पर इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर रूप से है या नहीं, या बाकी के जितने भी नियम है उनको फॉलो किया गया है नहीं गया, और उसके बाद वो अपनी एक स्वीकृति के रूप में एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसके बेस पे ही आरएससीबी आपके आपके यहाँ पर सप्लाई ऑन करेगी। जब भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है 11 केवी से अबव जितने भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसमें या किसी ने अपना सेल्फ का ट्रांसफार्मर लगाया है, तो उस कंडीशन में उसको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। अच्छा, इवन तक आपके इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की वहां पे भी आवश्यकता होती है जहां पर कहीं मेले या आपके कहीं 50 से ज्यादा आदमी एकत्रित हो रहे हैं, या जहाँ पर ज्यादा समूह में कोई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर आपको वायरिंग की गई है, तो ऐसे सार्वजनिक एरिया पे जहाँ वायरिंग की गई वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का रूल है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कई व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होकर कोई फंक्शन कर रहे हैं, मगर ऐसा है कि नॉर्मली 50 या 100 से ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसी जगह पर ही फिर वहां पर सेफ्टी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन मांगी जाती है, ताकि मान लो वहां कोई हादसा ना हो, क्योंकि हादसा हो गया तो इतने जने वहां इकट्ठे हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। सर ये परमिशन एक बार ही दे सकते हैं ना सर, बाद में रिपेयरिंग करना हो तो? एक मिनट है ना। अरे इसको ले जा, ले जा इसको, चुप कर। देखो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन एक बार ही मिलती है। जैसे हमने एक बार ऐसे कनेक्शन दे दिया था, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक जगह मेला लगा था और हमने वहाँ कनेक्शन दे दिया था, तो वहां में बहुत बवाल हुआ था कि उस पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन नहीं लगी। तो कोई भी मेले वगैरह होती है उसमें भी आपको फर्स्ट टाइम एक बार इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता है। और दूसरी जगह जहाँ आपके हाई वोल्टेज आ रहे हैं या ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो रहा है ना, अगर कोई पर्सनली अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहा है तो वहां आवश्यकता है। अगर निगम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करता है तो वहां इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि निगम अपने जूनियर इंजीनियर या एएन की परमिशन से वहां पर इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो वो इंस्टॉलेशन सारा उसके देख रेख में हो रहा है, और एएन खुद एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तरह ही है। वो सारे नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि उनको सारे नियम पता है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करने वाले होंगे उनको तो पता होगा ही। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कंज्यूमर कई बार होता है कि कंज्यूमर सेफ्टी का नॉलेज नहीं होता, और कई बार वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों से या ऐसे वायरमैनों से अपना काम करा लेता है जिसको पूरी जानकारी ना हो, है ना। तो उस समय में बड़े हादसे को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। अच्छा, घरों के कनेक्शन के लिए भी आप जब जाते हो तो वहां पे भी पहले एक एल फॉर्म चलता था, एक एल फॉर्म के नाम से एक फॉर्म आता था, और ये सिटी में चलता था। मैंने जब नया ज्वाइन किया था उस समय एल फॉर्म के नाम पे 250-300 रुपए का एक फॉर्म खरीद के वो किसी से 250 ले लिया, किसी से 300 ले लिया, वो फॉर्म दे देते। वो भी एक क्या है कि कोई सुपरवाइजरी लाइसेंस वाला उसको जारी करता था। उसमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती थी कि जो वायरिंग उन्होंने करी है वो प्रॉपर करी है नहीं करी, उसको चेक करने के पॉइंट्स थे उसके अंदर कि वो सारे हमने चेक कर लिए और यहाँ वायरिंग सब कुछ ओके। उसके बाद आरएससीबी क्या करती थी, वहां पर सप्लाई देती थी। तो इंस्टॉलेशन क्या है, हमेशा आपको किसी सर्टिफाइड व्यक्ति से ही करवाना है, ताकि वो क्या है सारे नियमों का सारे नियम आपके जो भी हैं फॉलो करें। इसलिए आपको बोला जाता है जब आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप जब अपनी कंप्लीट कर लो, आपकी ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, एग्जाम हो जाए, आप पास हो जाओ, तो एक आपके लिए भी वायरमैन का सर्टिफिकेट बनता है आपका, ताकि उस वायरमैन के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी
किसी भी आप आरएसपी वगैरह में या किसी भी आपके कांटेक्ट में भी जाओगे तो वो वायरमैन का आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट वहाँ होगी, या आप अगर किसी सब स्टेशन पे काम करोगे तो वो लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। तो आप जो भी अगर इससे पास आउट होते हैं तो उसके बाद आप वायरमैन का लाइसेंस जरूर लें। उसमें भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसके अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट और आपके कुछ एक्सपीरियंस उसमें बताना होता है कि साल भर मैंने काम किया है यहाँ पर, उसके बेस पे वो सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर उसका यूज आप इंडस्ट्री में या आप खुद किसी अगर जैसे ठेका वगैरह होता है ना कहीं पे, तो उसके अंदर भी आप उस बेस पे काम कर सकते हो। तो ये कुछ ये मैकेनिज्म सर ये सर्टिफिकेट अपन निगम से ले सकते क्या? निगम नहीं देता है, ये जयपुर से मिलता है। जयपुर में एक विद्युत एक इलेक्ट्रिसिटी विभाग का ऑफिस है जो सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं या देख रेख के उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जारी करना, ए क्लास बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के सर्टिफिकेट जारी करना, उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसका कार्य वहां करते हैं, है ना। तो आप वहां से ले सकते हो, जयपुर के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पर्सनल ठेके भी ले सकते हो। बस उसमें फिर उसमें एक जैसा होता है ना कि बहुत से ठेके निकलते हैं, आरएससीबी के ठेके भी निकलते हैं, मेंटेनेंस के ठेके निकलते हैं, है ना। उसमें लाइनों की भी मेंटेनेंस होती है या पोल इंस्टॉलेशन के ठेके होते हैं कि भाई, क्योंकि आरएससीबी क्या होती है कि इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कर्मचारी नहीं है कि वो खुद कर सके, तो वो क्या करते हैं ठेकेदारों को काम देते हैं। और वो ठेकेदार उन्हीं को देंगे जिनके पास ये लाइसेंस होंगे, यानी उनमें जो काम करने वाले होंगे उनके पास भी ये लाइसेंस होने चाहिए, तभी वो उनको काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है कि सारी जांच कर लेनी चाहिए, 65 नंबर रूल इतना कोई वो नहीं है। नेक्स्ट अपन 66 नंबर रूल देखते हैं। अच्छा, आपके जहां पे भी वायर आपके उपकरण लगाए हुए हैं वहां पर ओवरलोडिंग से बचने के लिए आपको सर्किट ब्रेकर लगाना है, ये आपका नियम नंबर 66 बताता है। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 68 कि आपके जितने भी उप स्टेशन या ट्रांसफार्मर है उसके चारों तरफ कम से कम 1.8 मीटर की ऊंचाई की बाड़ होनी चाहिए, तार की आपकी बाड़ होनी चाहिए ताकि कोई वहां तक पहुंच ना सके। तो इतने हाइट की आपको चारों तरफ वहां पर तार बाउंड्री होनी चाहिए, 1.8 मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए। प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड लाइन। अच्छा, ओवरहेड लाइन के अंदर आपको क्या सेफ्टी के नियमों का ध्यान रखना है, उसके यहाँ पर कुछ दी हुई देखिए। ओवरहेड लाइन जहाँ पे भी गुजरती है तो उसमें जैसे मकान वगैरह से जो दूरी होती है उनके कुछ रूल आपके 1956 के रूल नंबर 77 में दिए हुए हैं। तो आप कभी इन रूलों का उपयोग आपका तब होगा जब मान लीजिए आपकी निगम में आपकी या आरएससी में आपकी जॉब आ जाती है, ठीक है। तो वहां जब आप कनेक्शन देते हो तब उस समय इन नियमों का पालना करना होती थी, क्योंकि मैंने ये वर्क किया है तो मुझे पता है कि नियम वहां बहुत काम आते हैं, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपके मकानों के ऊपर से एसटी लाइन जा रही है या एलटी लाइन जा रही है तो निगम आपको कनेक्शन ही रिलीज नहीं करेगा वहां पर, वो इन सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। तो कभी भी आप ये ध्यान रखें, अगर ओवरहेड लाइन कहीं से जा रही गुजर रही है तो वहां हमें कनेक्शन नहीं देना है। आरएससी के अंदर अगर आप लग जाते हो आगे पीछे कभी भी, तो वहां आपको ये मेन चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या बोलता है, रूल नंबर 77 क्या बोलता है कि अगर सड़क के आर पार गुजरती हुई लाइन की सबसे निचले तार की सतह से ऊंचाई, यानी आप मान लीजिए कोई लाइन स्थापित कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए लाइन की, वो बताता है ये रूल नंबर 77। अगर आपके लो और मीडियम वोल्टेज से मतलब यहाँ पर 600 वोल्टेज तक की अगर कोई लाइन है, 650 वोल्ट तक की, तो वो आपकी लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के अंदर आती है। तो अगर ऐसी कोई लाइन है तो उस कंडीशन में अगर वो लाइन सड़क के आर पार गुजरती हुई है, यानी सड़क से क्रॉस हो रही है कहीं से, है ना, तो उस कंडीशन में उसका जो सबसे निचले वाला जो वायर होगा उससे जो उसकी हाइट होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5.8 मीटर होनी चाहिए।
अच्छा, इन चीजों को आपको फिट में भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस फिट में भी आ जाते हैं, तो इस मीटर को फिट में कन्वर्ट कर लेना। तो आपको आप किसी भी एक विधि में आप याद कर लीजिए। कोई जैसे अगर आपको मीटर में याद करना है तो मीटर में याद कीजिए, अगर फिट में याद करना है तो फिट में याद कीजिए। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे याद कर लीजिए, बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में कई बार कई जगह पे वहां फिट में आ जाता है और कई बार वहां मीटर में भी आ जाता है, तो आपको वहां पर कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं आपको, ये आपका कोई रोड जा रहा है और यहाँ आपका कोई पोल लगा है और ये इससे क्रॉस हो रहा है। तो इसका जो ये सबसे नीचे वाला जो वायर होगा, उससे इस सतह के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए? रूल नंबर 77 के अकॉर्डिंग 5.8 मीटर, इससे कम इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सड़क के साथ साथ गुजरती हुई लाइन गुजर रही है, जैसे कि यहाँ तो रोड क्रॉस हो रहा है, मान लीजिए ये लाइन इससे इसके साथ साथ ही चल रही है, ठीक है ना, तो इस तरह से रोड के एक साइड में चल रही है, तो वहां पर आपकी ऊंचाई इसके जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, उससे इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 5.5 मीटर। अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि वायर जब भी पोल के बीच में लगा होता है तो वो इस तरह से झूलता है, एक मिनट, वो इस तरह से झूलता है, बीच में से वो थोड़ा ज्यादा झूला हुआ होता है। तो आपको जो भी हाइट देखनी है, वो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस वायर का, वहां से आपको देखनी है, न कि सबसे हाइट वाले पॉइंट से। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी 5.5 मीटर होनी चाहिए, अगर ये लाइन के रोड के साथ साथ चल रही है तो। अगर आपकी लाइन ऐसी है कि रोड क्रॉस भी कर रही है और साथ साथ भी चल रही है, अगर दोनों ही कंडीशन बैठ रही है, तो वहां पर आपको सबसे निचले तार की जो हाइट होगी वो 4.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर वो बेयर कंडक्टर मतलब बिना इंसुलेशन वाला वायर है, ACSR वायर हो गया है ना, या खुला वायर हो गया ना, तो वहां पर आपको 4.6 मीटर वहां पर लेनी है। और अगर आपको वहां पर इंसुलेटेड कंडक्टर दिया हुआ है तो वहां पर आपको हाइट कितनी लेनी है? 4 मीटर। इंसुलेटेड केबल से मतलब है, आजकल इंसुलेटेड रेबिट वायर भी डाला जाता है वायरिंग के अंदर। आपके ये ACSR वायर के टाइप हैं, रेबिट, पैंथर और एबी केबल। एक आजकल एरियल बंच केबल भी चल रही है, वो भी इंसुलेटेड होती है। तो ये केबल आपके जनरली आपके जो बाहर लाइनें डलती है उनमें यूज होती है, तो वहां पर आपकी ये हाइट 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये हाई वोल्टेज की बात करें, ये हमारा 650 वोल्टेज तक का था। अब अगर यहाँ 11 केवी तक के वोल्टेज की बात करें तो इनकी हाइट 6.1 मीटर होनी चाहिए और इसकी हाइट 5.8 मीटर होनी चाहिए। और इसकी हाइट आपकी सेम जो लो वोल्टेज लाइन थी उसी के समान है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों सेम है इसके लिए। ठीक है ना, अगर लाइन से गुजर रही है और हो रही है तो हाई वोल्टेज के लिए भी आपको सेम हाइट रखनी है। नेक्स्ट है आपका, अगर 11 केवी से ऊपर लाइन है तो 11 केवी से ऊपर लाइन होने पर आपको कितना यूज करना है? आपको 5.2 मीटर हाइट रखनी है आपके न्यूनतम पॉइंट से। तो ये ओवरहेड लाइन जितनी भी है उसके रेफरेंस के अंदर जो जो आपके नियम आपको ध्यान रखने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड लाइन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई अभी तक तो हमने रोड से सतह से उसकी हाइट देखी, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है या कोई भी मकान है या बालकनी है, उसकी आपकी लाइनों से दूरी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर रूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो रूल है, रूल नंबर 79 और रूल नंबर 80। तो सबसे पहले रूल नंबर 79 देखते हैं। यहाँ पर अगर लो और मीडियम लाइन है और जहां पर कोई लाइन भवन, संरचना, बालकनी आदि के ऊपर से गुजर रही है ना, तो उच्चतम बिंदु से न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी, तो आपकी मान लीजिए ये आपका कोई मकान है, ठीक है, और यहाँ से आपकी कोई लाइन जा रही है, तो लाइन जा रही है, ये यहाँ मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से कोई लाइन जा रही है यहाँ पर, तो इसकी ऊर्ध्वाधर यानी आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए लाइन की?
आपके कंस्ट्रक्शन से या बालकनी से, है ना, वो अगर लो और मीडियम लाइन है तो वहां पर 2.5 मीटर होनी चाहिए। और अगर आपकी हाई वोल्टेज 11 केवी तक की लाइन है तो इसमें हाइट 3.7 मीटर होनी चाहिए। और 11 केवी से लेके 33 केवी तक है तो आपकी तो भी आपकी जो हाइट है वो 3.7 मीटर होनी चाहिए। अगर आपकी 33 केवी से ऊपर हाई वोल्टेज की अगर कोई लाइन है, जैसे कि मान लीजिए 220 वोल्टेज है ना, 220 केवी या 132 केवी, है ना, तो इस तरह की कोई लाइन है तो उसके अंदर आपका जैसे 33 केवी तो आपको 3.7 मीटर रखना है। और उसके बाद हर 33 केवी के ऊपर आपको 0.3 मीटर बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 66 केवी लेता हूँ, ठीक है, तो 66 केवी में 33 केवी तक तो आपको 3.7 मीटर रखना है। और बाकी के अब बचे 33 केवी, क्योंकि 66 इजिकल टू कितना 33 प्लस 33, तो उसके बाद जो 33 केवी होगा तो उसके ऊपर आपको 0.3 मीटर बढ़ाना है, तो प्लस 0.3 और हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। और अगर यही यहाँ पर मान लीजिए आपके 120 केवी के आसपास है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 33 केवी तक तो आपको इतना इतना रखना है, या आप 99 केवी मान लीजिए, तो 33 केवी तक तो आपको यहाँ रखना है। और प्रत्येक 33 केवी के ऊपर आपको हर 33 केवी के लिए 0.3 बढ़ाना है। जैसे कि मैं 99 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले 33 केवी के लिए तो 3.7 हो जाएगा, फिर आगे 33 केवी और जोड़ूंगा तो फिर 0.3 और प्लस हो जाएगा, और फिर आगे वो, तो ये लगभग आएगा 4.3 मीटर के आसपास होगा। यानी हर 33 केवी के लिए फिर आपको आगे से आगे 0.3 मीटर बढ़ाते जाना होगा। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखिए, अगर अपनी लाइन गुजर रही है तो उससे अभी तक तो ऊर्ध्वाधर दूरी देखिए, अब मैं क्षैतिज दूरी की बात करता हूँ। अगर कोई लाइन इस तरह से गुजर रही है तो आपके मकान से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लो वोल्टेज की टेंशन की कंडीशन में 1.2 मीटर होनी चाहिए, यानी ये दूरी 1.2 मीटर की दूरी के आसपास होनी चाहिए। 11 केवी में भी ये 1.2 मीटर है, और 33 केवी तक ये 2 मीटर है। और हर 33 केवी से ऊपर बढ़ने पर वो उसी प्रकार से जिस प्रकार इसमें बढ़ रही 2 मीटर प्लस 0.3 प्लस होता जाएगा जैसे जैसे आप 33 केवी और ऊपर बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 79 ऊपर वाला था, और बाकी के जो नीचे वाले हैं ये आपके रूल नंबर 80 के अंदर आते हैं। अधिनियम 1956 आई के 1956 के रूल नंबर 80 के अंदर आते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिगार्डिंग टू इंटरनल वायरिंग। अभी तक हमने ओवरहेड वायरिंग से रिलेटेड रूल्स देखे। अब हम घर के अंदर की जो वायरिंग आप यूज करते हैं उसके अंदर आपको क्या सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है वो यहाँ देखेंगे। तो देखिए, किसी भी घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले चालक की साइज कॉपर के लिए 1.12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपके जो 1.5 mm था, आपके 1.5 mm से कम साइज का, 1.5 mm स्क्वायर से कम साइज का आपको कॉपर का कंडक्टर नहीं लेना है। कॉपर की कंडीशन में आपको 1.12 mm, और यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम की कंडीशन में 1.4 mm, और इनकी ओवरऑल साइज होती है 1.5 mm। यानी कॉपर में भी आपको 1.5 mm से नीचे नहीं लेना है, और एल्यूमिनियम में भी आपको 1.5 mm से कम नहीं लेना है। फ्लेक्सिबल वायर की कंडीशन में आपको न्यूनतम साइज 14 इंटू 0.193 mm से कम नहीं लेना है। और मेन स्विच बोर्ड को लगाने की ऊंचाई जमीन से आपकी 1.5 मीटर होनी चाहिए। यानी जितने भी आपके स्विच बोर्ड, जैसे फ्यूज बोर्ड होते हैं ना आपके, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पे बहुत सारे फ्यूज लगे हुए होते हैं, या आपका मेन स्विच लगा होता है, वो कम से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, इससे कम हाइट पे नहीं होना चाहिए। केसिंग को जमीन की सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पे रखनी चाहिए। जितने भी आपकी केसिंग
कैपिंग जितनी भी आपकी है वो जमीन से कम 3 मीटर की हाइट पे होनी चाहिए। लैंप होल्डर आपकी जमीन से 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगने चाहिए। किसी भी सब सर्किट के अंदर 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए, यानी आपने कोई एक सर्किट बनाया है तो उसमें आप 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते। पॉइंट से मतलब यहाँ पर लाइट है ना, सॉकेट और फैन, ये सारे क्या होंगे आपके पॉइंट कहलाते हैं। तो 10 से ज्यादा पॉइंट आपको एक सब सर्किट में नहीं देना है। अगर ज्यादा होते हैं तो आपको एक नया सब सर्किट बनाना है वहां पर। और किसी भी सब सर्किट में लोड आपका 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी रूल है इसका। ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड रूल कि किसी भी वायरिंग स्थापना और अर्थ के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इस प्रकार होना चाहिए कि लीकेज करंट का मान फुल लोड करंट के 1/5 गुना से अधिक ना हो। यानी आपको वहां पर इंसुलेशन का मान इतना होना चाहिए कि लीकेज करंट इसके इतने गुना, यानी 1/50,000 से गुना से कम धारा उसके अंदर प्रवाहित हो। मान लीजिए आप यहाँ पे मैं बात करता हूँ 100 एम्पियर कोई धारा बह रही है, तो 100 एम्पियर की कंडीशन में आप यहाँ बोल सकते हो कि वहां पर केवल 0.02 एम्पियर करंट अगर प्रोवाइड होगी तो वहां इंसुलेशन अपना सफिशिएंट होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका कितना गुना से अधिक करंट लीकेज नहीं होना चाहिए, तो आपका इससे अधिक लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। लाइटिंग सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपने कोई भी लाइन खींची है तो उसकी लंबाई आपको इतनी ही रखनी है। अगर आपका जैसे लाइटिंग सर्किट आपने बनाया है तो उसको इतना लंबा नहीं करना है कि उससे क्या है कि वोल्टेज 2% से कम आने लगे। 2% से मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका 250 वोल्टेज आपके मीटर तक आ रहा है, तो आपका जहां पे भी सॉकेट लग रहा है नेक्स्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट कंडीशन में, उसमें जो वोल्टेज आएगा वो आपका 250 का आपका 2% होगा यहाँ पर लमसम, हाँ 240 वोल्ट से कम वोल्टेज आपका सॉकेट नहीं दिखाना चाहिए। 2% का मतलब 9 या 10 वोल्ट के आसपास होता है। इससे कम वोल्टेज ड्रॉप, इससे ज्यादा अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पर साइज बढ़ा देनी है केबल की। 1.5 mm से की जगह पे आपको 2.5 mm का केबल यूज करनी है, या सर्किट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वोल्टेज ड्रॉप सर का। ये यानी हाँ, अपने घरेलू वोल्टेज कितने आते हैं सर गवर्नमेंट से अलॉटेड? नॉर्मली वो जो सप्लाई करते हैं वो बोलते हैं 250 हाँ वोल्टेज आते घरेलू। हैं, और प्लस माइनस 3% वो लेके चलते हैं। ये प्लस माइनस 30% ऊपर नीचे हो सकते हैं हमारे। दो तो अभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन दिए थे आपने, तो क्या सही था उसमें, 240 थे या 250? इसमें टेस्ट लिया था अभी मंथली टेस्ट के अंदर। तो उसका तो आपको रिजल्ट दिया था ना मैंने। मैंने देखा नहीं, मेरा फोन खराब था, अभी देखा नहीं उसको। अभी देख वोल्टेज लेना कितने थे उसमें? एक बार देख लेना उसको। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक। नेक्स्ट है आपका, किसी भी अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपका पावर सर्किट है ना, तो पावर सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज ड्रॉप 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी भी वायरिंग स्थापना पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वायरिंग का इंसुलेशन आपका कभी भी 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार कई कंपटीशन में आ चुके हैं, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलेशन का मान तो आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, और अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1 ओम से अधिक हो रहा है तो फिर वहां पर आपका अर्थ प्रॉपर काम नहीं करेगा। अच्छा, किसी भी पावर सर्किट, आई रूल्स रिगार्डिंग टू पावर वायरिंग, यानी आप जो पावर सर्किट या पावर वायरिंग करते हो जहाँ पर 3 फेज वायरिंग हो गई है ना, या आपके 16 एम्पियर की आपको कहीं पर सर्किट आपने इंस्टॉल किया है, तो वहां के लिए आपके रूल्स हैं कि किसी भी पावर सब सर्किट में सामान्यतः लोड 3000 वाट से अधिक और आउटलेट की संख्या
3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ संख्या नहीं लिखी हुई है, मगर 3 से अधिक कभी भी आउटलेट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और लोड जो है वो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। पावर वायरिंग में उपयोग लेने वाली सामग्रियां आयरन क्लेड की बनी होगी और वायरिंग आर्मर्ड केबल व कंड्यूट प्रकार की होगी। यानी जितने भी आप इसमें स्विच ले रहे हो वो आयरन क्लेड के यूज करोगे। इसलिए देखना आपके, देखो आपके आईटीआई के अंदर देखिए पावर लाइन डाली गई है, तो वहां पर 3 फेज लाइन के साथ में आपकी क्या है, आयरन क्लेड स्विचों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। और केबल जितनी भी है वहां पर आर्मर्ड केबल है। आर्मर्ड का मतलब उसके अंदर केबल के चारों तरफ एक एल्यूमिनियम की कवरिंग होती है, वो डाली गई है। मोटर और स्टार्टर स्विच और मोटर के टर्मिनल बॉक्स के बीच कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट की लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां आप मोटर इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको उसका जो स्विच, आप जो आयरन क्लेड स्विच इंस्टॉल करोगे, वो कभी भी उसके अंदर 1.2 मीटर से अधिक दूरी पे उसके अंदर केबल आपको यूज नहीं करनी, फ्लेक्सिबल केबल। नहीं तो क्या होगा, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। प्रत्येक मोटर का उसके आकार के आधार पर फ्यूज और स्विच इंस्टॉल करना चाहिए कि आपकी जितने वाट के आपके वहां पर मोटर लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी फ्यूज रेटिंग सेलेक्ट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्विच की रेटिंग भी सेलेक्ट करनी है वहां पर। पावर सर्किट, हाँ अपन जो कुएं की मोटर होती है सर, अंडरग्राउंड या ट्यूबवेल की मोटर होती है, उसमें तो सर मोटर और स्टार्टर के बीच में दूरी बढ़ जाती है ना फिर। देखिए वो केस तो आपका स्पेशल केस है, मगर ये जो बात है वो कुएं की मोटर के लिए, वो सबमिशन पंप आ गया है ना, वो अपनी सबमिशन पंप के अंदर चली गई। ये कंडीशन है आपको जब भी आप है ना इंडस्ट्री के अंदर वायरिंग कर रहे हो, उस समय आपको जो सेफ्टी रूल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अब देखिए उस कंडीशन में आपको वहां पर उतनी लंबाई रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, पंप कहाँ है, बिल्कुल नीचे पानी के अंदर है, तो उस कंडीशन में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना। इसलिए मैं वहां पर जो केबल यूज करता हूँ, आपने देखा होगा वो जो केबल होती है, वो आपकी केबल सामान्यतः देखना उसकी जो मोटाई होती है, नॉर्मली केबल्स आप जो यूज करते हो उसकी केबल से मोटाई से ज्यादा होती है। तो मोटाई ज्यादा होने से क्या होता है, वहां पर इसका इंसुलेशन कम हो जाता है। इंसुलेशन कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो ये वो केस स्पेशल है, क्योंकि वहां पर पॉसिबल नहीं है 1.2 मीटर रखना, है ना। तो उस केस को फिर हम एक्सेप्शनल केस में लेंगे। ठीक है ना। तो ये बात हो रही है अपने वायरिंग से रिलेटेड। अगर आप इंडस्ट्री में कोई वायरिंग कर रहे हो, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लेक्सिबल केबल या कंड्यूट की लंबाई आप जो डाल रहे हो कनेक्शन के लिए, उसकी 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपकी बात होती है कॉपर कंडक्टर की साइज कितनी होनी चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो साइज की पावर सर्किट है, तो उसमें कंडक्टर की साइज अगर कॉपर की है तो वो 1.25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। एक फेज की साइज है ना, एक फेज में जो एक वायर होता है उसकी साइज। और अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर आपने यूज किया है तो वो 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 3 वायर वाली आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो कॉपर की कंडीशन में 3 इंटू 0.915 mm। ठीक है। और अगर एल्यूमिनियम है तो ये 1/1.80 mm से कम तार के आपको यहाँ पर VIR PVC केबल का उपयोग नहीं करना है। तो ये केबल साइज है, आपको ध्यान रखनी है कि इससे कम साइज की आपको केबल वहां नहीं डालनी है।